नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीजीपी गुरुजी पे। और हम लोग अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पृथ्वी की गतियां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है, ये जो पृथ्वी की गतियां हैं ये कई चीज़ों में आता है, लेकिन बेसिकली हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एलटी सोशल साइंस के लिए देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एलटी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं जिन परीक्षाओं में जीएस पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं में ये जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दो गतियां होती हैं पृथ्वी की। एक है दैनिक गति, एक है वार्षिक गति। दैनिक गति क्या है? इसे परिभ्रमण भी कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। घूर्णन और ये जो है परिक्रमण है। तो जो दैनिक गति होती है उसके द्वारा पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है, तो दिन रात होते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में हम लोग देखें तो क्या होगा, दिन और रात ही होगा। तो अतः इस गति को दैनिक गति कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस क्या है? नक्षत्र दिवस ये है कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये है 23 घंटे 56 मिनट का। नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है? 23 घंटे 56 मिनट। और सौर दिवस क्या है? सौर दिवस ये 24 घंटे का होता है, मतलब 4 मिनट इससे अधिक होता है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस ज्ञात होता है। ये जो सौर दिवस होता है ये 24 घंटे का होता है, मतलब नक्षत्र दिवस से 4 मिनट ज़्यादा सौर दिवस होता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वार्षिक गति पर आ जाते हैं। वार्षिक गति होता क्या है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। और परिक्रमा करते करते, जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, ठीक, और ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ठीक, ये ऐसे परिक्रमा कर रही है।
ठीक है। तो परिक्रमा करते करते ऐसे सूर्य की परिक्रमा ऐसे चारों तरफ पृथ्वी करती है। तो दो स्थिति पैदा होती है। एक समय पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब आ जाती है, सूर्य के सबसे करीब आ जाती है। तो करीब कब आएगी? उसे जो है उपसौर की स्थिति हो तो कहते हैं उपसौर। उपसौर क्या कहेंगे? उपसौर। इसे अंग्रेजी में पेरिहिलियन बोलते हैं। पेरिहिलियन उपसौर की स्थिति। ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति क्या होगी? अपसौर की ये 4 जुलाई को होगी। ये पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी इस समय। तो ऐसे तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक। लेकिन उपसौर की स्थिति में जब पृथ्वी आती है तो इसकी दूरी घट जाती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और जब अपसौर की स्थिति में पहुंचती है तो इसकी दूरी हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक। ये इसकी औसत दूरी है। और इसकी उपसौर है, ये अपसौर की दूरी है। ये 3 जनवरी की है, ये 4 जुलाई की है। तो पृथ्वी की जो कक्षा है वो अंडाकार तरीके से है, उसी में वो गति करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जब आगे बढ़ती है तो सपोज करिए अभी मैंने जैसे ये सूर्य है, ठीक, यहाँ भी पृथ्वी, यहाँ भी पृथ्वी, यहाँ भी पृथ्वी और यहाँ भी पृथ्वी। तो ऐसे ही गति करती है पृथ्वी। ठीक है। तो ये 21 जून को है, 21 जून। ये 22 दिसंबर को है, 22 दिसंबर। ठीक। ये कहाँ की है? ये 21 मार्च की है, 21 मार्च की है। और ये 23 सितंबर, ये 23 सितंबर है। ये सूर्य है, सन, और ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। हाँ, ये परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। तो होता क्या है, पृथ्वी जब परिक्रमा करना शुरू करती है तो सपोज करिए कि मान लीजिए ये 23 सितंबर की स्थिति है, या यूं कहें कि हम पूरा 21 जून जैसे पूरी उत्तरायण में है, कर्क रेखा पर जब चमकती है पृथ्वी, वो सारी सूर्य जो है जब कर्क रेखा पर पहुंचता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। हम लोगों के यहाँ कर्क संक्रांति बोली जाती है। तो ये 21 जून की स्थिति होती है। फिर जून से जो है पृथ्वी जो है आगे बढ़ती है, तो सारी सूर्य जब कर्क रेखा से वो दक्षिणायन होता है
तो वापस आते आते ये जो है 23 सितंबर को पहुंच जाता है। यहाँ तो दिन सबसे बड़ा था उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में रातें सबसे बड़ी थी। अब आगे बढ़ते बढ़ते 21 जून से जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर, 23 सितंबर को पहुंच गई पृथ्वी यहाँ। अब 23 सितंबर को जब पृथ्वी यहाँ पहुंची तो यहाँ हो गया शरद विषुव। 23 सितंबर की स्थिति को बोलते हैं शरद विषुव। विषुव, शरद विषुव बोलते हैं। तो ये यहाँ दिन और रात बराबर हो जाएंगे। फिर ये जो चमकेगा ये भूमध्य रेखा पर चमकेगा, विषुवत रेखा पर सूर्य चमकेगा। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन फिर जब यहाँ से सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य दक्षिणायन होगा तो फिर ये पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा तो आ गया सितंबर से 22 दिसंबर। 22 दिसंबर हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 25 दिसंबर को हम लोगों के यहाँ बड़ा दिन मनाया जाता है, तो मान लीजिए एक वो है। लेकिन जो जोग्राफिकल एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 22 दिसंबर के बाद दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, क्योंकि 22 दिसंबर का जो दिन होगा वो सबसे छोटा दिन होगा। उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे जब, तो 22 दिसंबर को क्या होगा कि जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चमकता है। तो इस दिन हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है। वैसे मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाती है कब? खिचड़ी को ही मकर की संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन जो अगर हम भौगोलिक भाषा की बात करें या एक बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये 22 दिसंबर को ही मकर संक्रांति होती है। फिर उसके बाद जब फिर से आगे बढ़ी, वापसी हुई, तो 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आ गया। 21 मार्च को हम लोग पहुंच गए कहाँ? फिर से विषुवत रेखा पर पहुंच गए। अब 21 मार्च को क्या होगा? फिर दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। फिर 21 मार्च से फिर वापस पहुंचेंगे, फिर 21 जून को पहुंच जाएंगे। तो फिर यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। तो ये रहा कुल मिला के पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा। और इसके तहत जो सूर्य की स्थिति हुई, इसके तहत जो सूर्य की स्थिति रही वो बदलती रही। तो ये जो लगातार परिक्रमा करती है पृथ्वी हमारी, तो इसके परिक्रमा करने से जो है स्थितियां बदलती रहती हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये लगातार बदलती रहती है। 21 जून को कुछ और स्थिति होती है, 22 दिसंबर को कुछ और स्थिति होती है, 21 मार्च को कुछ और स्थिति होती है। तो कुल मिला के 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और पृथ्वी की परिक्रमा करने से इसमें ऋतु परिवर्तन भी होते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग महसूस भी करते हैं, 22 दिसंबर को ठंडी होती है, 21 जून को विशुद्ध गर्मी होती है, और जो सितंबर और मार्च का महीना होता है वो ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडी होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये पृथ्वी की जो गतियां हैं, जैसे
अभी उसको हम देख रहे थे, चल रही थी। तो जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी को अगर हम बनाएं अपने इस बोर्ड पर, ठीक, और ये देखिए, ये ऐसे मान लीजिए समझने के लिए थोड़ा सा तिरछा इसलिए बनाए हैं कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब यहीं हम सूर्य की 3 स्थिति बना देते हैं, ठीक। ये हमारा सन है। अभी जो हम समझा रहे थे आप लोगों को कैसे कैसे सूर्य की स्थिति बदलती है। देखिए, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ठीक, ये है मकर। अब कर्क रेखा को 23.5 अंश नॉर्थ भी बोलते हैं, मकर रेखा को 23.5 अंश साउथ भी बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश, और विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि जो है ये जो सूर्य है जब यहाँ चमकेगा तो क्या स्थिति होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा, यहाँ पर, ठीक है। तब दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को, ठीक। और मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो मान लीजिए यहाँ से जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा पर सूर्य चमका 21 जून को, फिर उसकी दिशा ऐसे हो गई, फिर वापस आया यहाँ, फिर ये पहुँचते पहुँचते जो है कहाँ पहुँचा? जून के बाद जोड़िए जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ पहुँचा, फिर सितंबर से आगे बढ़ा, फिर दिसंबर में यहाँ पहुँचा, फिर यहीं से लौट लिया, फिर यहीं से इसकी गति दिशा बदल गई, उल्टी हो गई, फिर 22 दिसंबर से मार्च फिर यहाँ पहुँचा, फिर जून, ऐसे इसका जो है क्रम चलता रहता है पृथ्वी की गति के कारण, और सूर्य भी। तो ये रहा। और इसी के नाते दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये जो वार्षिक गति है, वार्षिक गति का जो परिवर्तन है, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, देखते नहीं हैं कि सर्दी आ गई, फिर गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गया, तो जो है ये स्थिति होती है, ठीक है। तो 21 जून की स्थिति ग्रीष्म अयनांत की होती है, इसे जो है कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति जो है शीत अयनांत होती है, इसे मकर संक्रांति भी बोलते हैं। और 21 मार्च की स्थिति जो है वो बसंत विषुव होती है, और 23 सितंबर की स्थिति जो है शरद विषुव के नाम से जानी जाती है। विषुव मतलब इक्विनॉक्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा क्यों आते हैं? ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो होता क्या है कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, जब सूर्य एवं चंद्रमा जो है कि आकर्षण शक्तियां काम करती हैं, तो जो समुद्र का जो जल है वो ऊपर ऐसे उठता है, इसे बोलते हैं ज्वार, और वापस जब नीचे जाता है तो इसे बोलते हैं भाटा।
तो ये है ज्वार भाटा। तो इससे उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? ज्वारीय तरंगे कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई और सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होती है। मतलब कि कौन से स्थान पे ज्वार भाटा की ऊंचाई ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा जल की गहराई पर या तट की रूपरेखा पर या सागर के खुले या बंद होने पर। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है तथा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगुना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी है सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर है दूर, और चंद्रमा जो है पृथ्वी से वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो दूरी की कम की वजह से जो है चंद्रमा का आकर्षण जो है ज़्यादा होता है, काम करता है। तो 24 घंटे में ये जो ज्वार भाटा है ये 2 बार आता है 24 घंटे में। लेकिन पहली बार जैसे 12 बजे आया अगर ज्वार, तो दूसरी बार आएगा 12:26 पर। 26 मिनट लेट से होता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा की स्थिति कब होती है? सबसे प्रबल स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो, तो इसे सिजगी बोलते हैं। सिजगी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ऐसी स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा को बनेगी, पूर्णिमा या फिर अमावस्या को बनेगी, ठीक है। इस समय दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। इसके विपरीत सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है समकोण बनाते हैं, समकोणी की स्थिति में होंगे, समकोणी की स्थिति में होंगे। जैसे चंद्रमा इधर है, मान लीजिए चंद्रमा इधर है, पृथ्वी यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो सूर्य इधर खींचेगा, चंद्रमा इधर खींचेगा पृथ्वी का जल। तो यहाँ दीर्घ ज्वार नहीं बल्कि लघु ज्वार आएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं आकर्षण बल, तो लघु ज्वार का होता है। तो ये स्थिति होती है कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ये देखा जाता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा और दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये स्थिति है ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्री बल का शक्तिशाली होना है, ठीक है। तो ये जो स्थिति बनती है ज्वार भाटा की, कनाडा में जो है न्यू ब्रंसविक व नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित जो फंडी की खाड़ी है उसमें ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक है। कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पर ज्वार भाटा की जो स्थिति है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, जबकि ओखा तट पर, ओखा तट कहाँ है? भारत में है, मात्र 2.7 मीटर। फंडी की खाड़ी में 15 से 18 मीटर ज्वार भाटा आता है और भारत के ओखा तट पर 2.7 मीटर। गुजरात में है ओखा, ओखा का जो तट है वो गुजरात में है
और कनाडा का जो फंडी की खाड़ी है वहाँ सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ठीक है। तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर भी साउथहैम्पटन में भी प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। तो 4 बार ज्वार भाटा कहाँ आता है, आप लोग इसको नोट कर लें। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन में। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। इनका महत्व है। टेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश वाले जो ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। ज्वार भाटा से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, ये 1687 में दिया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। लाप्लास का गतिक सिद्धांत 1755 में। हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में। एयरी का नहर सिद्धांत 1842 में। और हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो है ये भी ज्वार भाटा से संबंधित है। तो ये सारे सिद्धांत हो गए। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब आता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के प्रकाश मिलता है। पृथ्वी और चंद्रमा को दोनों को सूर्य का प्रकाश मिलता है। अब पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की जो घूर्णन गति है वो समान है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो जब पूरा भाग दिखाई देगा तो हो जाएगा पूर्णिमा, और जब पूरा भाग नहीं दिखाई देगा हो जाएगा अमावस्या। ठीक। अमावस्या की काली रात क्यों काली रात होती? क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखता है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? युति, वियुति या सिजगी। जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है। तो PCS मतलब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हम जब सरल रेखा में होंगे तो PCS हो जाएगा। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब जो है जब SPC की स्थिति होती है, SPC, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाती है। ये SPC है। ठीक है। तो ये स्थिति बनती है और उस कारण से चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण जो है
सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। ये भी सवाल बनता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी अपने अक्ष पर 5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। झुकाव के कारण जो है लिए हुए है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचती है तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कितनी? 7 चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखा जाता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, तो ये रही जो है आज की क्लास पृथ्वी की गति से संबंधित। इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? आज हमने गतियों से संबंधित सारी चीज़ें देख लिया है, झुकाव या प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से संबंधित जो भी प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय, ये सब देख करके फिर हम लोग पहुँचेंगे स्थल मंडल पे। फिर ज्योग्राफी का कोर शुरू होगा कि स्थल मंडल, जल मंडल और जो है वायुमंडल, जैवमंडल। फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है आज की क्लास इतनी ही है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो PDF आप लोगों को दी गई है उसे आप लोग पढ़ लीजिए और इसके बाद क्लास देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगी।